दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। ये हम ल्यूसेंट का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 ग्रेविटी डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। पूरा का पूरा टेक्स्ट इंग्लिश में ही होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला टॉपिक आता है इसका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है दोस्तों? अगर स्पेस की बात की जाए तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को लगातार किसी एक पर्टिकुलर फोर्स से खींचता रहता है। तो ये फोर्स क्या होता है? ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा हो तो ये उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी को डिपेंड करता है। तो ये प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर प्लैनेट की या ऑब्जेक्ट की कहलाती है ग्रेविटी, और इस फिनोमिना को बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ हर चीज को अपनी ग्रेविटी, अपने सेंटर की तरफ को खींचती है। तो ये अर्थ की अपनी ग्रेविटी है। अब इसमें न्यूटन ने कुछ लॉ दिए थे ग्रेविटेशन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही लॉ दिया था और ये बहुत ही कारगर साबित हुआ लॉ। अब न्यूटन साहब ने क्या कहा? न्यूटन ने ये कहा कि अगर स्पेस में दो ऑब्जेक्ट रखे हों और वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, तो बहुत सारे सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट है, या फिर प्लैनेट की बात करें तो बहुत प्लैनेट है, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते रहते हैं। तो वो फोर्स जो होता है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये वाला ऑब्जेक्ट चाहेगा कि मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को खींच लूं और ये वाला ऑब्जेक्ट चाहेगा कि मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को खींच लूं, लेकिन फोर्स जो लगेगा वो लगेगा इक्वल। तो न्यूटन साहब ने ये कहा, ये फोर्स जो होता है, सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है, और इन दोनों के सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल r। तो न्यूटन साहब ने ये कहा कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों के सेंटर्स की बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला डिड्यूस हुआ। अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर एक कांस्टेंट लगाया जो है g, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इस जी की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी लैब में, वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी, और ये न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन है जिसमें कैपिटल जी आया है। तो आप समझ गए होंगे कि पूरा का पूरा यहां पर दिया हुआ है और जी की वैल्यू भी दे रखी है, लेकिन समझना था आपको, आपने समझ लिया। अब ग्रेविटी क्या होती है? ये किसी भी प्लैनेट की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जिस एक्सीलरेशन से खिंचता हुआ आता है अर्थ के सेंटर की तरफ को, अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ के सेंटर की तरफ को, क्योंकि अर्थ की भी अपनी ग्रेविटी है ना, तो अर्थ के सेंटर की तरफ को जो ऑब्जेक्ट खिंचता हुआ आता है, जिस एक्सीलरेशन से वो खिंचता हुआ आता है, अट्रैक्ट होता है अर्थ के थ्रू, तो उस अट्रैक्शन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जिस एक्सीलरेशन से आता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू पोजीशन टू पोजीशन, लोकेशन टू लोकेशन और डिस्टेंस टू डिस्टेंस जो है वैरी करती रहती है, लेकिन एवरेज देखा गया उसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू। इसको स्मॉल जी से डिनोट भी करते हैं। अब वेरिएशन आता है जी के अंदर, स्मॉल जी के अंदर वेरिएशन आता है, मतलब एक्सीलरेशन के अंदर वेरिएशन आता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अर्थ जो है वो अर्थ रेगुलर स्फीयर तो है नहीं, अर्थ इस तरह का स्फीयर नहीं है। अर्थ थोड़ा सा चपटा है, अपने पोल्स पर कुछ चपटा है। ये पोल्स है नॉर्थ पोल और ये पोल है साउथ पोल, तो यहां से चपटा है, और ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर पर सपोज दैट अगर ये पोल है, तो सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस अगर r है, तो सेंटर से इक्वेटर के एक पॉइंट की डिस्टेंस होगी r+21। मतलब आपको पता है r+21 क्यों? क्योंकि 21 किलोमीटर फालतू होती है इक्वेटर पर डिस्टेंस, या फिर यूं कहे रेडियस। तो यहां पर छोटा है और यहां पर थोड़ा सा बड़ा है। अब g की वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, g जो जिस तरह से चेंज होता है, तो g डैश जो होता है वो g अपॉन 1 + h अपॉन r का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस के साथ साथ g की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, इसलिए g डैश बोला, जो चेंज्ड वैल्यू है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी, अर्थ की सरफेस से ऊपर चलेंगे, तब भी जी की वैल्यू घटेगी।
और जैसे जैसे सेंटर से इक्वेटर की तरफ चलेंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जब घटेगी, जब ये वैल्यू घटेगी तो देखो ऑब्वियसली ये वैल्यू बढ़ेगी। या फिर आप यूं कहें जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे ये वैल्यू घटेगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब देखिए इक्वेटर पे तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इक्वेटर पे जो होने वाला है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो थोड़ा कम होने वाला। तो जी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी इक्वेटर पर और पोल्स पर होगी मैक्सिमम। ठीक है। और जी की जो वैल्यू होती है हाइट के साथ लगातार डिक्रीज होती रहती है, और डेप्थ में जाते हैं, अर्थ के डेप्थ में जाएं तब भी घटती है, और अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएं तब भी घटती है। मैक्सिमम जो है वो अर्थ की सरफेस पे ही है, और अर्थ के रोटेशन से भी इसकी स्पीड पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जी डिक्रीजेज इफ एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ डिक्रीजेज। आपको बता चुका हूं कि ये चेंज होती रहती है लगातार, स्पीड के साथ भी अर्थ की ये चेंज होती है। अब अगला टॉपिक आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। तो लिफ्ट के अंदर सपोज दैट ये लिफ्ट है, इसमें कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है और दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है खड़ा हो। अब देखिए कई कंडीशंस हो सकती हैं, ये लिफ्ट ऊपर जा रही हो, लिफ्ट नीचे जा रही हो, या ये रस्से टूट जाए। तो ये पूछता है कि जो इसके अंदर बैठा हुआ आदमी है उसके जो अपीयरेंट वेट है उसमें अब वो एक्चुअल वेट से किस तरह से डिफरेंस होता है, उसके अंदर किस तरह से डिफर होता है एक्चुअल वेट से, उसका जो अपीयरेंट वेट है। देखिए आप लिफ्ट में बैठे हैं, लिफ्ट ऊपर को जा रही है, अगर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो आपको अपने वेट में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब जो आपका अपरेंट वेट है वो आपके एक्चुअल वेट या फिर ट्रू वेट के बराबर होगा। लेकिन अगर यही लिफ्ट ऊपर को और तेज स्पीड से जाए तो आपको अपने वेट के अंदर कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा भारी हो गया, तो आपका जो अपरेंट वेट होगा वो थोड़ा सा मोर होगा आपके ट्रू वेट से। इसका रीजन ये है कि जब आप ऊपर जाते हैं तो आपका मास तो कांस्टेंट है, तो जी प्लस ए जुड़ जाते हैं, एक्सीलरेशन जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो जिस एक्सीलरेशन से लिफ्ट जा रही है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ये जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वैल्यू थोड़ी बहुत बड़ी हुई दिखाई देती है। कितनी बड़ी हुई दिखाई देती है ये ए पर डिपेंड करता है कि कितने एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर को जा रही है। अगर लिफ्ट नीचे को आ रही है तो आपका अपरेंट वेट होता है वो थोड़ा सा कम दिखाई देता है, कम फील होता है आपके ट्रू वेट से। ये उसके खुद के एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने एक्सीलरेशन से नीचे को आ रही है। तो ये ट्रू वेट चेंज होता है लिफ्ट में, आप जाएंगे तो आपको फील भी होगा। अब क्या है, अचानक ही हमारे पास जो लिफ्ट थी उसका कॉर्ड टूट जाए, कॉर्ड उसका जो जिससे आ रही थी लिफ्ट, अगर ये टूट जाए तो क्या होगा। अब कॉर्ड ही टूट गया, जब कॉर्ड टूटेगा तो लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे आएगी। जब लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे आएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा एक्सीलरेशन भी नीचे को आएगा। अब अर्थ जो है लिफ्ट को कितने एक्सीलरेशन से खींचेगी, ओबियस है अपने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से खींचेगी। और जो इसके अंदर बैठा हुआ आदमी है उसको किस एक्सीलरेशन से खींचेगी, तो ओबियस है उसको भी अपने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से खींचेगी। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से लगातार खींच रहे हों तो क्या ये वाला ऑब्जेक्ट जो इसमें आदमी खड़ा था वो इस सरफेस पे फोर्स लगा पाएगा, तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद नीचे को आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी इसके साथ नीचे को ही आएगा। तो ये दोनों एक साथ नीचे को आ रहे हैं। तो मतलब कहने की बात ये है कि अगर ये आदमी सरफेस से इतनी ऊपर रहता और तब ये दोनों तब रस्सी टूटती तो ये नीचे तक ही ऐसे ही आता आदमी जैसे कि इसमें था। तो आप समझ रहे हैं ना, तो ये किसी तरह का फोर्स नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उससे खींचते हुए आएंगे। कब? जब टूटा है, लिफ्ट का जो कॉर्ड है वो टूटा है। तो ये कंडीशन कहलाती है वेटलेसनेस कंडीशन। वेटलेसनेस कंडीशन कहलाती है जब ये सरफेस, लिफ्ट का सरफेस, इस ऑब्जेक्ट पर किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं लगाता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारे पास लिफ्ट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं केपलर के लॉ है, हम इनको फॉर्मूले के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। केपलर ने लॉ दिए थे, जो प्लेनेट मूव करते हैं सन के चारों तरफ उसके बारे में इन्होंने लॉ दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इनके। इन्होंने क्या कहा था, ऑल प्लेनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन बीइंग एट अ रेस्ट एट अ वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट।
तो सबसे पहला आपको ये जानना है इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जितने भी प्लेनेट होते हैं सन के चारों तरफ, सन ये है, इसके चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। और ये सन जो हो सकता है या तो इस जगह हो सकता है, इस वाले फोकस पर हो सकता है, या इस वाले फोकस पर। आपको पता होगा अगर इलिप्ट है, इलिप्स आपने पढ़ा हो मैथ्स के अंदर, अगर नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक फोकस ये होता है, एक फोकस ये होता है। तो केपलर ने यही कहा कि प्लेनेट जो मूव करते हैं वो इलिप्टिकल पाथ पर मूव करते हैं, और सन जो होता है किसी एक फोकस पर होता है, या तो यहां हो या यहां हो। तो ये आपने समझ लिया पहला रूल। दूसरा उन्होंने ये कहा था द पोजिशन वेक्टर ऑफ द प्लेनेट विद द सन एट द ओरिजिन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको अच्छे से। सपोज दैट मैं इसको दोबारा से बना लेता हूं और थोड़ा बड़ा बनाना हूं। अगर ये सन है, ये सन है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो सपोज दैट इसने पांच घंटे में, 5 आवर में ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, तो अर्थ के सेंटर से इसका जो एरिया आएगा वो ये आएगा। तो 5 घंटे में इतना एरिया हुआ। अब सपोज दैट यहां से यहां आ गया ऑब्जेक्ट, की पहली पोजीशन थी, अब दूसरी पोजीशन ये है, अब यहां आ गया ऑब्जेक्ट। तो 5 घंटे में, 5 आवर में सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, तो अब भी तो कुछ ना कुछ एरिया बनाएगा, अब भी कुछ ना कुछ एरिया स्वीप करेगा। तो ये एरिया जो होंगे, ये एरिया और ये एरिया, दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे, ऐसा केपलर ने कहा था। तो इसको जो कहा गया वो कहा गया जिस वेलोसिटी से ये मूव करता गया ऑब्जेक्ट, इसको कहा गया एरियल वेलोसिटी, जो एरिया बनाते हुए चल रही थी। तो एरियल वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो सेम होती है। सपोज दैट यहां पर एरिया A1 है और यहां पर एरिया A2 है, तो ये एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सपोज दैट यहां पर वेलोसिटी V1 है और यहां पर वेलोसिटी V2 है, और यहां पर डिस्टेंस R1 है और यहां पर डिस्टेंस R2 है, तो क्या हो जाएगा, V1 R1 बराबर हो जाएगा V2 R2। देखो इस पूरे ही रूल से एक सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा रिजल्ट ये आता है, वो जो आता है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव करा 5 घंटे में इतना, और यहां से यहां तक भी मूव किया 5 घंटे में इतना, तो इक्वल एरिया स्वीप करने के लिए ऑब्जेक्ट को यहां से थोड़ा हल्का हल्का मूव करना होगा। देखो इसलिए देखो थोड़ा सा मूव करेगा तो एरिया कितना सारा आ रहा है। अब यहां इक्वल एरिया करना ऑब्जेक्ट को स्वीप, तो ऑब्जेक्ट को यहां इक्वल एरिया स्वीप करना है, तो इसका मतलब यह है कि यहां ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से मूव करेगा। और ये मूव तेजी से इसलिए भी करेगा क्योंकि ये अर्थ के, सन के पास है, सन के पास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा तेजी से लग रहा होगा। जब फोर्स तेजी से लग रहा होगा तो स्पीड इसकी ऑब्जेक्ट की थोड़ी तेज होगी, तो ये एरिया ज्यादा स्वाइप करेगा। तो एरिया ज्यादा स्वीप करने का मतलब क्या हो गया, ये एरिया इस एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो एरियल, अगर एरियल वेलोसिटी सेम है, एरियल वेलोसिटी अगर सेम है, तो यहां पर वेलोसिटी जो आएगी, एक्चुअल वेलोसिटी जो आएगी वो यहां पर ज्यादा आएगी और यहां पर थोड़ी कम होगी। लेकिन यहां पर एरिया, यहां का एरिया जो स्वीप होने वाला है वो इक्वल होने वाला है। ये आपको बस थोड़ा सा फोकस करना है और थोड़ा ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं एपोजी, इसको बोलते हैं एपोजी, और ये होती है पेरिजी। तो जब सन एपोजी से पेरिजी की तरफ को चलता है, तो सॉरी, जब अर्थ एपोजी से पेरिजी की तरफ को चलती है, तो अर्थ की स्पीड लगातार बढ़ती चली जाती है सन के चारों तरफ घूमने की। तो यहाँ स्पीड बढ़ जाती है, यहाँ स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में उसे इक्वल एरिया ही स्वीप करना है जितना यहाँ किया था उसने एरिया। क्योंकि यहाँ एरिया ज्यादा आएगा ना भाई, देखो ये स्ट्रिप बहुत लंबी है, तो ये एरिया इस एरिया के इक्वल करने के लिए यहाँ स्पीड ज्यादा रखनी पड़ती है प्लेनेट को मूव करके। तो ये था दूसरा रूल। और थर्ड इसका रूल ये था कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड आर इज द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट, प्लेनेट की ये आर जो है मीन डिस्टेंस है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी क्या है? द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है ऑब्जेक्ट का, इसका प्लेनेट का सन के चारों तरफ, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का स्क्वायर उसके मीन डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो आपको ये थोड़ा सब बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहां मैंने ऊपर दूसरा रूल बताया था, स्पीड ऑफ अ प्लैनेट इज मैक्सिमम व्हेन इट्स एट अ पेरिजी एंड अ मिनिमम व्हेन
इट इज एट एपोजी। ये मैं आपको बता चुका हूं कि एपोजी इधर वाला रहता है और पेरिजी इधर वाला रहता है। तो एपोजी से पेरिजी की तरफ को चलती है तो स्पीड लगातार बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सन है, एरियल वेलोसिटी सेम रखनी है, तो यहाँ उसे ज्यादा एरिया स्वाइप करना होगा और यहाँ के एरिया के बराबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये रिलेटिव अर्थ के टाइम पीरियड को रेफरेंस लेकर के यहाँ पर मरकरी या फिर किसी और प्लेनेट के जो है आपका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि कितना इसका रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है। तो ये अर्थ के रेस्पेक्ट में ही निकालेंगे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। अब आती है अगली, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। देखिए, अगर सैटेलाइट है, जैसे कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, सपोज दैट ये अर्थ है, तो मून जो होगा इसके चारों तरफ रोटेट करेगा, इस तरह से अर्थ के चारों तरफ रोटेट करेगा। तो जिस स्पीड से ये अपनी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, इस स्पीड को बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको वीओ से डिनोट करते हैं ऑर्बिटल स्पीड को। इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है GRE। इसकी वैल्यू होती है वी नॉट अंडर GRE। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्बिटल स्पीड होती है उसकी वैल्यू होती है रूट GRE। तो ये रूट GRE आपको ध्यान में रखना है। और एक होती है इसके अंदर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जो होती है, यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी थोड़ा आगे आएगा। एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो ऑर्बिटल स्पीड का रूट 2 टाइम्स होती है। रूट 2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल स्पीड का। ये ऑर्बिटल स्पीड जो है वो रूट से अलग है। ठीक है, अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो ये मैं अभी बताया कि अगर ये अर्थ है और ये मून रोटेट कर रहा है अपनी ऑर्बिटल स्पीड में, तो क्या है, एक पीरियड रिवॉल्व करेगा अर्थ के चारों तरफ ये मून। तो इसका मतलब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ की जो सर्कमफरेंस होती है वो होती है 2πr। और टाइम कितना है RT। तो यही सर्कमफरेंस ऑफ ऑर्बिट एम ऑर्बिटल स्पीड, ये क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये आपने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल लिया। आगे देखते हैं। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। और इसमें छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट। बिल्कुल सही बात है, ये हाइट पर ही डिपेंड करता, क्योंकि मैंने आपको अंडर GRE बताया, तो RE मतलब डिस्टेंस ही तो है। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा किसी भी प्लेनेट का। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1 hour and 24 minutes। इट मीन्स 84 मिनट। अगर अर्थ के चारों तरफ बहुत नजदीक कोई ऑब्जेक्ट या फिर प्लेनेट सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो उसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वो 1 घंटे 24 मिनट होगा। ठीक है, तो ये है। आगे देख लेते हैं। इसमें आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी होती है ये आपको बस एक झटके में समझ में आ जाएगा। सपोज दैट ये अर्थ है और आपको कम्युनिकेशन करना है, यहां से कम्युनिकेशन करना है इस जगह पर। तो अर्थ के चारों तरफ एक ट्रायंगुलर शेप में, अर्थ को ऐसा मान लीजिए एक ट्रायंगुलर शेप में, इस तरह से। शायद डायग्राम मुझसे गलत बन गया, तो मैं यहां बनाता हूं दोबारा से। देखिए, अर्थ की टेंजेंशियल अर्थ को कवर करते हुए, अर्थ को टेंजेंशियल कवर करते हुए, ये सही हो गया। तो अर्थ को टेंजेंशियल कवर करते हुए आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल के जो एब्सिसा है या फिर ये इनके वर्टिसेस हैं, इन वर्टिसेस पर जो मूव करते रहते हैं सैटेलाइट, उनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इनकी हाइट होती है लगभग 36,000 किलोमीटर। और इनका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो होता है वो अर्थ के टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के ही बराबर होता है। मतलब 24 घंटे में ही ये 24 घंटे इनका खुद का टाइम पीरियड होता है। अब ये होते क्या है थोड़ा और समझ लेते हैं अच्छे से। एक्चुअल में ये कुछ नहीं होते। अगर मैं यहाँ इंडिया के ऊपर हूँ, अर्थ के सरफेस में इंडिया के ऊपर हूँ, और मुझे कोई यहाँ सैटेलाइट बिल्कुल यही इसी पोजीशन पर बिल्कुल माउंट करना है, तो यहाँ मुझे माउंट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाना होगा। तो इस ऑर्बिट में जाने के बाद यहाँ मैं इतनी स्पीड दे दूंगा इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, इतनी स्पीड दे दूंगा जितने की अर्थ का रोटेशन है, और डायरेक्शन भी वही प्रोवाइड कराऊंगा जो अर्थ की डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट।
तो इस कंडीशन में ये सैटेलाइट मुझे इंडिया के ऊपर बिल्कुल सेम फील होगा। मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि ये सैटेलाइट रुका हुआ है इंडिया के ऊपर, जबकि ये सैटेलाइट भी मूव कर रहा है जितनी अर्थ मूव कर रही है। जिस स्पीड से अर्थ मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, उसी स्पीड से ये भी रिवॉल्व कर रहा होगा। लेकिन मुझे कैसे लगेगा यहाँ से, अगर इंडिया के ऊपर खड़ा हूं तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे कि ये सैटेलाइट रुका हुआ है। तो जिस ऑर्बिट में ये रुका हुआ रहता है उसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस तरह के 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कवर किए हुए हैं पूरी दुनिया को। यहां से अगर कम्युनिकेशन करना इस पॉइंट तक अर्थ के, तो ये सैटेलाइट भेजता है ऊपर सिग्नल, ऊपर से आता है फिर इस वाले सैटेलाइट पर सिग्नल, फिर तब आता है यहाँ पर। तो इसी तरह से 5-6 सेकंड का लगभग टाइम लग जाता है सिग्नल को आने में। अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो आपको अच्छा खासा फील हो जाएगा कि वही चीज मोबाइल पर पहला जाती है और तो टीवी पर बाद में आती है। कमेंट्री वगैरह हो या फिर आपकी हाइलाइट्स हो तो टीवी पर बाद में आती है, मोबाइल पर पहला आ जाती है। तो वो यही रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब देख लेते हैं। तो इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि इसकी जो स्पीड है, रोटेशनल स्पीड जो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर जियो स्टेशन सैटेलाइट की, वो अर्थ की स्पीड के, जो अर्थ की एक्सिस के, अर्थ अपनी एक्सिस के अलोंग वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो उसकी स्पीड के ही बराबर है। और इनका टाइम पीरियड उतना ही होगा जितना अर्थ का है, और इनकी हाइट होगी 36,000 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से। अब एस्केप वेलोसिटी के बारे में मैं थोड़ा बता चुका हूं कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। वो वेलोसिटी जिससे अर्थ के सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, तो ये स्पीड जिससे ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर गया, इस स्पीड को बोलते हैं एस्केप स्पीड। ये वेलोसिटी है तो इसको एस्केप वेलोसिटी ही कहेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ की सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर को फेंकेंगे वेलोसिटी से, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा। और अगर ये तो अर्थ के लिए है, और मून के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो और भी कम है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ के सरफेस पर है, क्योंकि वहां जी की वैल्यू, मून पर जो जी की वैल्यू है वो अर्थ के जी की वैल्यू की 1/6 है। तो ये एस्केप और वाइटर वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन है √v/r, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, और यही आपका कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ल्यूसेंट के चैप्टर नंबर 4 के अंदर, ग्रेविटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मजेदार चैप्टर है, आपको मजा आएगा। आप इसको बस थोड़ा सोच के देखें, और देखें उसको प्रैक्टिकली कि हाँ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।